अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इस वक्त काफ़ी संगीन होता चला जा रहा है। जो लेटेस्ट नंबर हैं इस वक्त हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से, उसमें स्टेट बैंक के पास सिर्फ अभी 4 अरब 60 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, जो कि हार्डली एक महीने का इंपोर्ट कवर है पाकिस्तान के पास, और विच इज़ लोएस्ट लेवल, 9 ईयर्स लोएस्ट लेवल है इस वक्त। 9 साल की कमतरीन सतह पर हमारे रिजर्व्स इस वक्त मौजूद हैं, और इस डॉलर की किल्लत की वजह से जो दरामदी सामान है उसके हज़ारों कंटेनर्स इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। उनकी बैंक्स जो हैं उनकी एलसीज नहीं खोल पा रहे। ज़ाहिर है कि अरबों रुपए का सामान इस वक्त पोर्ट के ऊपर स्टक हुआ है, दालों से लेकर दवाओं तक, और जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो तमाम का तमाम इस वक्त वहाँ पर पोर्ट के ऊपर फंसा हुआ है। हुकूमत कोशिश कर रही है डॉलर्स को मैनेज करने की। कल हमने देखा कि RDA रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो शरह मुनाफा है उसको बढ़ाया गया। इस वक्त डिमांड ये है कि आप इसको प्रमोट करें। फिर दूसरा, जो इस वक्त इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में जो इतना ह्यूज डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए, इस स्प्रेड को ख़त्म किया जाए, तो पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो बहाल होंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, पाकिस्तान में डॉलर्स हैं। जाके देखें ज़रा ग्रे मार्केट में, वहाँ पर बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के उस रेट के ऊपर 260-65 के ऊपर आराम से मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी इस वक्त ख़तरनाक है। इससे निकलना होगा, इससे सही तरीके से इसको इस क्राइसिस से निकलने के लिए मैनेज करना होगा, क्योंकि हुकूमत के पास ना इस वक्त फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। अगर कहीं कुछ किया जा सकता है तो गवर्नेंस के मामलात से चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। तो एक तो ये बात थी कि जनाब रोशन डिजिटल अकाउंट। फिर दूसरा ये कि कल तक हम रो रहे थे, हम बात कर रहे थे इंपोर्टर्स की, आज पता चला कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके हवाले से भी काफ़ी सीवियर इस वक्त मसाइल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो बाहर से शिप्स आ रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के इंपोर्टर्स और जो बैनुल-अक़वामी ट्रेडर्स हैं जो पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ की हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। एक बहुत ही फेयर ऑफ अननोन है। आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राजपर साहब। आप चेयरमैन हैं PSSA, पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया राजपर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, भी हमें ज्वाइन करेंगे, और अंजुम निसार साहब जो कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं, और बहुत एक वोकल आवाज़ है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की, ताजरों की, ट्रेडर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राजपर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि सूरत हाल ज़रा बताइएगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ इंपोर्ट्स के हवाले से बात की जा रही थी, कंटेनर्स के हवाले से बात की जा रही थी। ये जहाज़ों का जो मसला है ये कितना सिवियर होगा? आपकी एसोसिएशन ने भी अप्रोच किया है इस वक्त हुकूमत को। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर द इन्विटेशन। हमारी जो एसोसिएशन है, हमने एक तरह से वार्निंग इशू की है हुकूमत पाकिस्तान को, और हमने मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स को ख़त लिखा है कि इस वक्त सिचुएशन इस तरह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अलावा इस मुल्क का 90% ट्रेड जो है सी बॉर्न, वो फॉरेन शिपिंग लाइंस ला रही हैं और लेके जा रही हैं, और PNSC भी जो काम करती है वो सिर्फ ऑयल कार्गोज़ के हद तक है। तो हमारा जो कंटेनराइज्ड कार्गो है, या जिसको हम मर्चेंडाइज कार्गो कहते हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, वो सारा फॉरेन शिपिंग लाइंस के थ्रू आता है। अब वो फॉरेन शिपिंग लाइंस हमसे डॉलर में फ्रेट लेती है। इस वक्त पिछले 3 महीने से उनके जो सरप्लस फ्रेट रेमिटेंसेस हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कर्टेल किया हुआ है। अब ज़ाहिर है उनके वहाँ भी एक खदशात पैदा हो रहा है कि हमारे पैसे पाकिस्तान की मुल्क से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो एजेंट्स के तौर पे हमें इस तरह के क्वेरीज़ आ रही हैं प्रिंसिपल्स की तरफ से, तो हम समझते थे कि बीइंग अ ज़िम्मेदार इकोनॉमिक एजेंट हमें हुकूमत को बता देना चाहिए कि अगर ये रेमिटेंसेस इसी तरह फंसे रहे जिस तरह पिछले 3 महीने से हैं, तो ज़ाहिर है वो फॉरेन शिपिंग लाइंस क्यों आएंगी पाकिस्तान में जब तक हम उनके पेमेंट्स नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है अगर वो लाइंस नहीं आएंगी तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स जो इतनी मेहनत करके एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको भी फिर प्रॉब्लम होगी ये माल पहुंचाने में। तो इस वजह से हम लोग भी परेशान हैं।
और इस वजह से हमने जो है ये वार्निंग दी है हुकूमत को। ठीक है, अली खिज़र को भी मैं शामिल करूंगा और अंजुम निसार साहब को भी शामिल करूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल मुझे कही जा रही है। ज़ाहिर है कि मामला इंतहाई इस वक्त इश्यूज़ हैं, इस मामले में इस प्रॉब्लम है, बहुत सारा हुकूमत को और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर बैठना होगा इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए। हमारी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद राजपर साहब, अली खिज़र असलम और अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त ये क्राइसिस किस तरह से हल होगा? पाकिस्तान में डॉलर्स की किल्लत है, इसको मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है? कल देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है, और क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या हो क्या रहा है? अली अली, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी इमरान जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त ये डॉलर क्राइसिस है पाकिस्तान में, इससे कैसे निकला जाएगा? कल रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर कुछ रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको बढ़ाया गया, हुकूमत कोशिश कर रही है मैनेज करने की, और क्या क्या किया जा सकता है और हो क्या रहा है इस वक्त? जी इमरान, बिल्कुल हुकूमत आखिर में कुछ लगा कि अब वाकई सीरियस हो रही है इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। और इस वक्त जो है कि बड़ा अच्छी बात है, आपने बताया कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उस पर इन्होंने 1.5% इंटरेस्ट रेट बनाया ताकि कुछ पाकिस्तानियों का बाहर से पैसा आ सके। बट ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बट ये नेसेसरी है, बट एनफ नहीं होगा, ये मतलब कम रहेगा। असल में आपका मसला वही है, आपको IMF पे जाना है। आपने देखा कि सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डेविस में ये भी कह दिया कि हम जो मुल्कों को अनकंडीशनल डिपॉजिट की सूरत में सपोर्ट करते थे अब वो नहीं करेंगे, तो चाहे वो इजिप्ट हो, पाकिस्तान हो या कोई और ऐसा मुल्क हो। तो उसके बाद से यहाँ पे जो है ना SOS कॉल हो गई इस्लामाबाद में, और फाइनेंस मिनिस्टर जो कि IMF पे कंफ्यूज थे उनसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में चीजें ले ली और अब वो IMF के जाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने पूरा प्लान बनाया है, 200 बिलियन का मिनी बजट है, सर्कुलेटेड डिडक्शन के लिए 7.5 रुपए की बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं इन्होंने, फिर करेंसी को जो है फ्लेक्सिबल करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं और गैस की नर्ख भी बढ़ाने हैं। तो इसके बाद से वो IMF पे जाना जा रही हैं और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि IMF मिशन का आ जाए। IMF का मिशन तो आ जाएगा, अब देखना यह है कि कितनी जल्दी वो करेंसी एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी मसला IMF और इनके दरमियान है कि आपकी दो करेंसी रेट क्यों है। तो वो करेंसी को ये कहते हैं कि हम आराम से मार्केट बेस करते हैं, IMF कहता है फॉरेन करो। बस एक मेरे ख्याल में थोड़ा सा अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा? फर्ज करें कि अगर फॉरेन किया जाता है तो एकदम से डॉलर 260-65 का हो जाएगा, एकदम से महंगाई का तूफान होगा, एक बैकलैश हो जाएगा इस हुकूमत के ऊपर। पॉलिटिकल कैपिटल जो है ये, अब जाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे मसाइल जो हैं, इकोनॉमिक हमारे डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये तो चीखें निकल जाएंगी इस तरह तो आवाम की। चीखें तो इमरान ऑलरेडी निकल चुकी हैं, पता नहीं अब किसकी चीखें निकलना रहती हैं। मसला ये है कि आप ये देखें एकदम 260-65 पे ये शायद ना हो, क्योंकि 260-65 आप उसको छोड़ेंगे तो वो जब वो जो हेजिंग की डिमांड है वो काफी होगा। मेरे ख्याल में 240-50 के दरमियान कहीं पे काम हो जाएगा। दूसरा, इस वक्त देखें कि जो महंगाई के तूफान की बात कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजों की कीमतें इस वक्त 250 के करीब हो रही है। हाँ, जहाँ पे इस वक्त कीमत बढ़ेगी वो ज्यादा आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होगी, चूंकि वो 200-250 रुपए के हिसाब से लिंक्ड है। थोड़ी यहाँ पर और बढ़ेंगी, थोड़ी सी तो महंगाई और आएगी, बट वो तूफान तो ऑलरेडी आया हुआ है। नहीं, मजीद ये जो तूफान है सर, ये जो तूफान है ये, और क्योंकि आप 200 अरब के टैक्सेस के हवाले से मिनी बजट की बात कर रहे हैं, फिर आगे रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में शुरू होने वाला है, तो ये मतलब क्या पिक्चर क्या सामने आ रही है? एज एन इकोनॉमिस्ट आपके सामने क्या पिक्चर आ रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की? सामने ये पिक्चर आ रही है कि अगर हम IMF पे नहीं जाते हैं तो इस मुल्क के अंदर रमज़ान के अंदर खाने पीने की चीज़ें शॉर्ट होगी, आपका पेट्रोल शॉर्ट होगा, आपकी बिजली शॉर्ट होगी और महंगाई जो होगी वो बिल्कुल आसमानों से भी ऊपर चली जाएगी। तो बुनियादी तौर पे आपको IMF पे जाना चाहिए ताकि ये थोड़ी सी महंगाई और है, वरना तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। लेकिन वो भी तो थोड़ा हल्का हाथ रखे ना। बात ये कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन वहां से भी थोड़ा हल्का हाथ हो ना IMF से।
IMF यार अब आपके आप के वोटों से नहीं आता। हाँ। वो एक इंटरनेशनल लेंडर है, वो एक आपको पैसे दे रहा है। जब दुनिया में कोई नहीं दे रहा तो वो आपसे कहता है कि जी आप अपने मुल्क में डिसिप्लिन लाए। अगर आप नहीं लाएंगे तो वो नहीं देगा। वो आपसे वोट लेके नहीं IMF आया। तो जो आपसे झूठ बोल के वोट लेके आए उनसे पूछेंगे ये ऐसा झूठ क्यों बोला। एग्जैक्टली वो यही तक तो हम पहुंचे फिर ना, फिर सियासी जमातें, पॉलिटिकल एलीट जो है उन्होंने मुल्क को यहां तक लेकर आए हैं, चाहे उसमें कोई भी जमात हो। अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, अंजुम निसार साहब। भाई हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, आगे भी कोई रिलीफ नहीं है, इस वक्त बहुत कड़े हालात हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए इमरान भाई, ये जो राजपथ ने बातें की और बाद में अली भाई ने बातें की, देखें ये जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत परेशानी की बात है। पहली दफा देखा है कि गवर्नमेंट अपने ही बिजनेस कम्युनिटी, ताजे भाइयों इंडस्ट्रीज को ये मान, एक्चुअली तो एक दफा जो इंडस्ट्री सिक हो जाए या बिजनेस बंद हो जाए वो कभी नहीं खुलता। बहुत मुश्किल हालात में लोग परेशान हैं, पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है, लोग जॉब जो आप रोज हर दूसरे दिन सुनते हैं, आज ये बंद हो गया, आज ये फैक्ट्री बंद हो गई, आज ये सेक्टर बंद हो गया। 5700 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले आपके सामने गवर्नर स्टेट बैंक जो काशी चैम्बर तशरीफ आए थे, उनसे भाई बात हुई, वो हमसे तफसीलात मांग रहे थे कि आप हमें तफसीलात दें कि कितने कंटेनर पड़े। हालांकि विद द टच ऑफ बटन ये मालूमात वो अपने तमाम बैंकों से, जो बड़े 5-7 बैंकों से ले सकते हैं और इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। अभी राजपथ ने शिपिंग कंपनी के बारे में बात की, तो वो तो जैसे लाइनें चंद रह गई हैं, 7-5-6 लाइनें पाकिस्तान आती हैं, ऐसे शिपिंग कंपनी गायब हो गई। आपकी जो बड़ी मुश्किल से 75 साल में हम $30 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो तो खत्म होती चली जाएगी। एक दफा कस्टमर चला गया, उसको दोबारा लाना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ बाहर का परसेप्शन हमारा अच्छा नहीं है, बहुत परेशानी के हालात हैं, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह, उसमें से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। बिजनेस चलते हुए बिजनेस बंद हो गए हैं। हम स्टाफ आप देख रहे हैं, हर दूसरे दिन न्यूज आती है कि इसने स्टाफ को उस कंपनी निकाल, ये कंपनी निकाल रही है। तो मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट को ये तो एसएस बेसिस पे इसको अब जो हम $200-400 बिलियन शिपिंग कंपनीज को दे रहे हैं या देंगे, वो गवर्नमेंट रिलीफ दे दे अपने इंपोर्टर्स को, उस मटेरियल को, जिससे मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया चले, जॉब्स क्रिएट हो। पहले ही आपका जीडीपी इस बार ग्रोथ ना होने के बराबर है। इंडियन मीडिया कोट कर रहा है पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर से सिर्फ 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। ये तस्वीर है इस वक्त, और पाकिस्तान का वो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि बैकबोन है हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड लेकर आता है। राजपथ साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुझे मालूम है अली की कुछ कमिटमेंट भी हैं। अली आप ये बताइएगा कि ये मामला शुरू हुआ था इंटरबैंक के हवाले से, इंटरबैंक में बड़ा स्पेकुलेट हुआ था, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई और गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मंडे ट्यूसडे को वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। बांग्लादेश में भी इसी तरह की सूरत हाल थी, उन्होंने अपने ट्रेजरी हेड्स को बिहाइंड बार्स कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा? देखिए, आपको जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि बैंकों ने पैसे बनाए, अच्छे बैंकों ने पैसे बना लिए होंगे, बट ये करेंसी का जो बुरहान है ये बैंकों की वजह से नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक के बैलेंसेस की वजह से है, जिसको कोई सीधा नहीं करते, कभी इस पर वो गर्दन, कभी उसकी गर्दन, तो ये किस तरह गर्दनेंगे? अब तो किसी की गर्दन बची नहीं, किसकी और काटेंगे? बैंकों के बाद किसके पास जाएंगे? मुझे बता दें। सही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जनाब इसको देखा जाएगा। एनीवे, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी राजपथ साहब, ये सूरत हाल है आपके सामने, इंपोर्टर्स के हवाले से हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो स्टक हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम करने क्या जा रहे हैं, और ऐसे में हम फिर इलेक्शन की भी बातें कर रहे हैं, हम और चीज़, सारा का सारा इस वक्त तवज्जो हमारी शायद सियासत के ऊपर है, नए इलेक्शन के ऊपर है, कुर्सियाँ बचाने के ऊपर है, मईशत के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो पॉलिटिक्स पे तो खैर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अंजुम भाई ने जो कंटेनर्स की जिक्र की जो पोर्ट के अंदर है, हमारा भी एस्टिमेट तकरीबन इसी तरह है, कुछ 2,500 से 5,000 कंटेनर इस वक्त अनक्लियर्ड हैं पोर्ट के अंदर, और उनके ऊपर 2 किस्म के चार्जेस इस वक्त एक्रू हो रहे हैं। एक टर्मिनल का जो स्टोरेज होता है वो, और एक शिपिंग लाइन के कंटेनर का जो डिटेंशन है। अब इस वक्त हुकूमत ने एक डिज़ायर की है कि ये चार्जेस फैसल सब्जारी साहब, मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग, उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करेगी या वो कुछ फैसिलिटेट करेगी। ज़रा मुझे बताइएगा किस हद तक वो फैसिलिटेट कर सकते हैं इन जुर्मानों में, और कितना उनका क्वांटम होगा, उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है इस बिज़नेस में, इस सूरत हाल में? हमारा जो निज़ाम है वो ऐसा है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो लैंडलॉर्ड पोर्ट्स हैं,
और कार्गो जो हैंडल होते हैं वो कंटेनर टर्मिनल्स के अंदर और दूसरे जो नॉन कंटेनराइज्ड टर्मिनल्स हैं उनके अंदर। इस वक्त हम सिर्फ कंटेनर्स की फ़ोकस अगर करते हैं जो ट्रेडर्स मंगाए हुए हैं, तो उस पर फैसल साहब ने मंडे को एक मीटिंग बुलाई है। उसमें चैम्बर के भी लोग होंगे, फेडरेशन के भी लोग होंगे, टर्मिनल ऑपरेटर्स होंगे और हमारी एसोसिएशन भी होंगी। एग्जैक्टली क्या मॉडलिटी उन्होंने सोची हुई है वो तो हमें मंडे को ही बताएंगे। मेरी अपनी एक तजवीज़ थी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ़ देना चाहती है तो चूँकि ये प्राइवेट टर्मिनल्स हैं और प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं, कुछ हद तक तो वो अपने कमर्शियल बेसिस पे हर क्लाइंट के साथ कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन हुकूमत ये भी कह सकती है कि हम आउटराइट एक सब्सिडी दे रही हैं। खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे दोनों पोर्ट्स खुद कफ़ील है, हमारे दोनों पोर्ट्स सरप्लस में हैं, तो वहाँ से भी कुछ फ़ंड्स डायरेक्ट हो सकते हैं अगर मिनिस्टर साहब चाहें। बट वी विल हैव टू सी कि मंडे को उनके जहन में क्या तजवीज़ है और फिर हम अपना रिएक्शन उस पर देंगे। ठीक है, अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें होनी है। अंजुम निसार साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है। क्या मैसेज इस वक्त पाकिस्तान के बाहर जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर के जो ज़ाहिर के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करते हैं पाकिस्तान के साथ, इस पर्टिकुलर मामले को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, बहुत बुरा हाल है। कराची चैम्बर में मुख्तलिफ मुल्क के एम्बेसडर्स और कौंसल जनरल आते हैं और मुख्तलिफ और मुसलसल उनकी कंसर्न है, वो आते हैं अपनी कंपनीज का इंटरेस्ट देखने बाहर की। जैसे जर्मन एम्बेसडर आए, जर्मन कौंसल जनरल आए, फ्रांस के एम्बेसडर और कौंसल जनरल आए, और वो सब कहते हैं कि देखें जी, हम यहाँ से उसके स्टेट बैंक जा रहे हैं, हमारी पेमेंट बाहर नहीं हुई, और जो इतनी मुश्किल से आप पाकिस्तान का जो बचा कुचा परसेप्शन रह गया है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे तो मुल्क हुकूमत की समझ नहीं आ रही है जो मसला ऐसे तरीके से हल हो सकता था, और ये जो 3-4 महीने लेट और दोबारा लेट किया IMF ने, और फिर जाना पड़ेगा और जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या भुगता? 30-35 अरब डॉलर आगे करेंगे, गैसेस बढ़ाएंगे, बिजली बढ़ाएंगे। अगर ये 3-4 महीने पहले चले जाते, ये कंटेनर आज इतनी बड़ी तादाद में पोर्ट पे ना आते। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है, ज्यादती है बाहर के हमारे जो बायर्स के साथ, और जो लोकल बेचारे परचेजर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक छोटे-छोटे 4-5 हज़ार डॉलर का असाइनमेंट होके एक पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है। ये कहाँ की समझदारी है, और इसका आने वाले दिनों में नताइज क्या पड़ेंगे? टोटल मिसमैनेजमेंट हो रही है, और मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और स्टेट बैंक को जल्द से जल्द ये जो ये हमसे तफसीलात ली हैं, तकरीबन 5,700 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हैं, जिसमें से 2,500 कंटेनर कराची चैम्बर ने उनको तफसीलात दे दी हैं। अब उनको किस चीज़ का इंतजार है? 2 दिन हो गए हैं, वो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे ये माल क्लियर करना छोड़ें, माल आए, फैक्ट्री का पहिया चले, इंडस्ट्री चले, कार बिजनेस चले। तो इसका चूंकि आपकी सारी इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस है, आप जो एक्सपोर्ट भी करते हैं उसका जो 60% रॉ मटेरियल तकरीबन वो इंपोर्ट बेस है। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? पहले दिसंबर का आपने फिगर देख लिया है, आपकी इंपोर्ट कर्टेल हो चुकी, आपकी इंपोर्ट 3-4 महीने से आप कर्टेल कर चुके हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे है। अगर $4.5 बिलियन आपके टोटल रिजर्व रह गए हैं, अगर $1 बिलियन और कम हो गए तो क़यामत नहीं आ जाएगी। आप इनको ये मटेरियल निकलेगा, दोबारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, वापस बेहतर होगा, और डॉलर का गैप इमरान भाई इनको जल्द से जल्द कम करना पड़ेगा। हालांकि डॉलर को रुपये को मजीद डिवैल्यू करने से महंगाई का नया तूफान आएगा। 23 तारीख को बट कहीं ना कहीं तो जाके इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। आपने कहा कि पॉलिसी रेट पे मजीद इजाफे का इम्कान भी है। एक बार फिर अली खजर की तरफ चलूंगा। अली, $30 बिलियन का एक एस्टिमेट जो हमारे लॉसेस सैलाब के हवाले से 1/3 पाकिस्तान जो है वो फ्लड के नीचे आया। पाकिस्तान में मैसिव लेवल पे हमारी जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक जो है हमारी तबाह हुई। हम अपना ये केस भी सही तौर पे प्लीड नहीं कर सके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, या वहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई वहाँ का आउटकम क्या रहा? देखिए जी, वैग तो हम सही तरह से प्लीड नहीं कर सके। मेरी बात सुनिएगा, एक तो ये दुनिया देखती है कि आपका कैबिनेट का, आपके लोगों का, आपके हुक्मरानों का तौर तरीका के, उनका बैकग्राउंड क्या है। फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की 2010 में जो है तकरीबन आपकी 6 बिलियन की जो थी डॉलर की प्लेजेस आई थी, उसमें से कोई चंद परसेंटेज को ही आपके आए थे। अभी भी आपकी जो प्लेजेस है उस तरह ही आएंगे। और दूसरी बात के प्लेजेस के अगर पैसे आ भी जाए तो ये 3 साल 5 साल में आते हैं। आपकी जरूरत इमीडिएट है, वो IMF के बगैर नहीं आ सकती। इसको हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना उतना ही हमारा नुकसान है। फ्लड के उसके ऊपर हम जो है अपनी उन्हीं कंजम्पशन के ऊपर, हम अपने उन्हीं
चीजों के ऊपर पैसा लाना चाहते हैं। हम उन एरियाज को, रियल एस्टेट को, हम उन एरियाज में रिटेल और ट्रेड को, हम उन एरियाज में टैक्स नहीं करते। हाँ। और हम जो है वो उन चीजों को ठीक नहीं करते और हम हर दफा IMF के पास जाते हैं। कभी फ्लड होता है, कभी जंग होती है, कभी कुछ होती है, पैसे मांगते हैं, लगाते हम एक ही जगह पे है। लेकिन अली जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये समझ गई है इमरान, दुनिया ये समझ गई है, दुनिया नहीं आपकी मदद कर रही। एग्जैक्टली, दुनिया बहुत बेहतर है। दुनिया हाँ, मांगने वाले से ज्यादा इस वक्त देने वाला जो है वो समझदार हो गया है। वो ये देख रहा है कि जनाब मैं इनकी मदद करूंगा तो मेरा रिटर्न जो है वो कितना सेफ है। बात सारी ये है कि ये जो हमने बात की टैक्सेशन के हवाले से और ये जो इस वक्त डिस्पैरिटीज है मुख्तलिफ, इनको तोड़ने के हवाले से, हमारे ट्रेडर्स के हवाले से, इनको टैक्स नेट के अंदर लाने के हवाले, ये तो बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं कर सकी, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके। तो ये इस कहानी खत्म हो गई। अब जबरदस्ती आपसे हो रहा है। इस मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे बजट के लो पुल्स है। इस मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे रेंट सीकिंग है जिसकी तरफ हम लोग बात ही नहीं कर पाते। वो भी हमसे वो बात करवाएंगे क्योंकि अब कहानी खत्म हो रही है। दुनिया आपकी मदद जो कर रही थी कि आपकी इस तरह की कंजम्पशन को, उस तरह की रेंट सीकिंग को सपोर्ट कर रही थी, नहीं कर रही। अब अपना आप घर नहीं ठीक करेंगे तो नहीं होगा। ये बात जितनी हम जल्दी समझ आए उतनी अच्छी बात है। ये हमारे समझने की है। दुनिया को ताना देने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को हम ताना देते रहे, सारा दिन याद आता देते रहे, हमारा घर नहीं चलना। हमारा घर हमारे अपने सोचने से, हमारे सर वो घर को जो आग लगी हुई वो घर के चिराग से ही लगी है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें सबसे पहले अपनी को ठीक करें ना। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब दुनिया पे देखना छोड़ दो, दुनिया नहीं मदद कर रही। IMF पे जाए और अपनी मुश्किल फैसले करें और अपने आप को ठीक करे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इमरान, इसको समझ ले बस आप। मैं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, लेकिन आकाश के हमारी पॉलिटिकल एलीट भी ये सारी चीजें समझ ले। अच्छा अली, अब आप क्या देख रहे हैं 23 को पॉलिसी रेट जो अनाउंसमेंट है, इसमें क्या आप देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? जी, परसों जो पॉलिसी रेट है उसमें मेरा ख्याल है 100 से 150 बेसिस पॉइंट, 100 से 200 बेसिस पॉइंट के दरमियान इंक्रीज होगा। मैं लगता है 150-200 कर देंगे शायद। अच्छा, यानी 1-2% राजपर साहब अभी कितना है मेरे ख्याल से कोई 16% है, 17-18% के ऊपर अगर हाँ ये अगर आ जाएगा तो ऐसे में ये तो सिर्फ आपके बैंक्स के दरमियान है। अब कमर्शियल उसके ऊपर चले जाएंगे तो कर्जे और महंगे हो जाएंगे, जो कर्जों की अदायगी है वो और महंगी हो जाएगी। ऐसे में बिजनेस जारी रखना, डोमेस्टिक बिजनेस पाकिस्तान में वो मैं तो नहीं समझता कि कोई कर पाएगा। राजभर साहब मेरा ख्याल है ये एक बेटर पिल है और ज़ाहिर है इस वक्त जो किया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये एक ज़रूरी इक़दाम है और ये परमानेंट स्टेप नहीं होगा। आपने देखा होगा माजी 10-20 साल का अगर आप इकोनॉमिक साइकिल को उठाएं तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम भी होता है, बढ़ भी जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेविंग्स जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत डिप्रेस्ड हैं या कॉम्प्रेस्ड हैं, तो जब तक हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न नहीं देंगे तो डोमेस्टिक सेविंग रेट भी नहीं बढ़ेगा। डोमेस्टिक सेविंग रेट नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, और इस वक्त तो हमारे पास बाहर से भी फ़ंड्स नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़रूरी इक़दाम है और अली खिज़र जैसे इकोनॉमिस्ट हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, और हम बिजनेसमैन भी समझते हैं कि कुछ अरसा कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी आगे। ठीक, अंजुम निसार साहब, अगर 17-18% पॉलिसी रेट आता है और जाहिर है कि एक मैं तो चाहूँगा ज़रा कि हम किसी स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को भी इस वक्त लें, उनसे भी ज़रा बात करें, क्योंकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होना है, फिर स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आना है। और 18% के ऊपर आप क्या व्यू रखते हैं इस वक्त पॉलिसी रेट का? करना पड़ेगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे? अंजुम साहब भाई देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राजपर भाई और अली असलम साहब से, देखें इंटरेस्ट रेट इस वक्त बिल्कुल आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन है इस वक्त बढ़ाना, इस वक्त तो पहले होता है लास्ट डेट जो आपने कफन पे बिल्कुल मुद्दे को दफना दिया है। और अगर 16 पे भी मुझे कोई बड़ा से बड़ा इकोनॉमिक्स बता दे सर 16% पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 16% यानी वो डिस्काउंट रेट है, उसके बाद जो बैंक देते हैं क्लाइंट से वो 20 के करीब है। अब जब आप 18 कर देंगे तो 20 से 22 चला जाएगा, लेकिन तकरीबन 2% पर मंथ। अगर आप 1 करोड़ में लेते हैं तो आपको 2 लाख पर मंथ देना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री कोई सेक्टर इस इंटरेस्ट रेट पे चल ही नहीं सकता। ऑलरेडी मुल्क का हालात है, इनको सप्लाई साइड बढ़ानी चाहिए थी। ये डिमांड कर्टेल
डिमांड कर्टेल करते हैं। डिमांड को कर्टेल नहीं करना, आप सप्लाई साइड बढ़ाए, सप्लाई नहीं है, आपने पोर्ट पे कंटेनर रोके, जब सप्लाई शॉर्ट होती है, एक एक रॉ मटेरियल इस वक्त डबल द प्राइस हो गया, जो अगर 100 रुपये पाउंड था इस वक्त 200 रुपये पाउंड में मिल रहा है। और जो आप कमिटमेंट करके आए अभी हेम टेक्सटाइल में एक्सपोर्टर्स, वो जो मार्केट में वापस आएंगे, और वहाँ पे जो बायर्स थे वो $1 वाली चीज 90 सेंट पे खरीद रहे थे, और यहाँ कॉस्ट $1 पड़ रही है। अगर मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा इमरान भाई, अब हम किस, आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान, जैसे अभी अली भाई ने 1-2 मिनट पहले बात की थी, शायद हम आज की दुनिया के रियलाइज नहीं कर रहे। कोई आपको पैसा दे, मैं आपसे 6 दफा पैसा ले जाऊँ इमरान भाई, हर दफा पैसा मांगू और ना दूँ, कमिटमेंट ना करूँ, तो आप मुझसे घबराएंगे, आप मुझसे 100 कमिटमेंट मांगेंगे। और वही हाल हमने IMF के साथ किया, हमने अपना ट्रस्ट दुनिया में खो दिया है। अब एक्सपोर्ट जो हम अपना लूज करेंगे, हम बाद ही वहाँ खो देंगे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जो भी हालात हैं, 1 महीना सब्र करें। इस मौके पे इंटरेस्ट बढ़ाए जाने का मतलब यह है कि जो थोड़ा बहुत अगर 30-20% चल रही है इंडस्ट्री सेक्टर या प्राइवेट बिजनेसमैन, वो मर जाएंगे। इनको सप्लाई साइड बढ़ानी चाहिए, और इसके अलावा कोई हल नहीं है मेरे ख्याल। अली खजर असलम साहब, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और यहाँ पर ये कहना है कि जनाब सप्लाई साइड डिमांड पुल नहीं है, आप सप्लाई को मेंटेन करें, लेकिन हम इस चक्कर में फंस के रह गए हैं पाकिस्तान में। हमेशा पाकिस्तान में यही होता है कि जनाब आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, वो ट्रांसलेट होती है चीज़ों की कीमतों के ऊपर, और शरह सूद बढ़ाकर हम उसको डिमांड को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सरसाइज किस हद तक जस्टिफाई करती है अली साहब? देखिए जी, आप इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट जो ऊपर जा रहे हैं, ये आउटकम है उन चॉइसेस की जो हम लोगों ने ली हैं, जो हमने फिस्कल चॉइसेस ली हैं, जो हमने गवर्नेंस की जो मिसमैनेजमेंट की है, ये उसके आउटकम है नंबर 1। और अगर आप दूसरी बात कहते हैं कि इस वक्त आप 25% की इन्फ्लेशन है और आप 16% के इंटरेस्ट रेट पर बैठे हुए हैं, और आप कह रही हैं कि जो बिजनेसेस खराब होंगे, कोई शक नहीं है बिजनेसेस खराब हो चुके हैं, और करेंगे तो और खराब होंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे तो जो डॉलराइजेशन है जो आपकी नहीं बदलेगी। लोगों को जब तक रुपए में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं आएगी, वो डॉलर से नहीं निकलेंगे। जब तक कि लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन बंद करके अपनी इन्वेंट्री घर में लेके बैठे हुए हैं और उस पर सूद दे रहे हैं, वो इन्वेंट्री से दे के रखें, जो उन्हें सूद कम पड़ रहा है, इन्वेंट्री पे गेन ज्यादा मिलेगा। लोग होल्डिंग शुरू कर चुके हैं कमोडिटीज की, और ये बढ़ती जाएगी और ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी। इसको कम करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर करने पड़ेंगे, और आपको, ताकि आपकी करेंसी भी कम एडजस्ट हो, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट ऊपर करने पड़ेंगे। तो ऐसे में इन मेजर्स का हमारी कैपिटल मार्केट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी इक्विटी मार्केट जो है उस दिन मेरे ख्याल से 1348 पॉइंट्स गिरी थी, सिर्फ एक इसके ऊपर कि जनाब शरह सूद जो है वो मजीद बढ़ सकती है। अब अगर बढ़ेगी तो एक ब्लड बाथ होगा, फिर वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की, वो जो सेफ हेवन्स हैं उनकी तरफ जाएगी, वो जाएगी बैंक डिपॉजिट्स की तरफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस जिस तरह आपने कहा कि पहले ही एक्सपेक्टेशन से मार्केट काफी गिर चुकी है, तो बहुत ज्यादा इतनी नहीं गिरेगी, लेकिन आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगी इस साइड पे। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इक्विटी मार्केट जो है उसमें रिटर्न जब तक आपको 20-22% नहीं मिलेंगे, लोग नहीं करेंगे और इतना रिटर्न नहीं नजर आ सर 41% रिटर्न है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का, तो इसका मतलब है पैसा है और वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। फिर दूसरा ये कि कल कुछ फिगर्स आए, मेरे ख्याल से 120-25 बड़ी गाड़ियां जो है पाकिस्तान में मंगवाई गई हैं, और मेरे ख्याल से वो प्री सोल्ड हैं, सारी गाड़ियां प्री सोल्ड हैं, और शायद 7-7 करोड़ की एक गाड़ी है, और उसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं ली है, वो तमाम मोस्टली ट्रेडर्स ने ली है पाकिस्तान के अंदर। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जी, जहर खाने के पैसे नहीं है और हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं अमीरों के लिए, और वो ये अमीर कहते हैं कि बाद में कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए और उन्हें सब्सिडी दे जाए। तो ये मुल्क में ये चीजें नहीं जब तक चलेंगी तो फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा। आपको गरीब को देखना है, उस गरीब की दवाई मंगवाएं, उसके लिए फ्यूल मंगवाएं, उसके लिए खाना मंगवाएं। जब तक आपके मुल्क में पैसे नहीं आए, ये लग्जरी इंपोर्ट गाड़ियां इंपोर्ट करना बंद करें। मैं तो इस पे लिख चुका हूँ, इंपोर्ट हुई है, लेकिन अब सुना है कि उस लिखने के बाद जो है जरा कुछ एक्शन हुआ है और नहीं हो रही हैं, बट जो हो गई हैं वो नंबर तो आपको जनवरी में आएगा, जो एलसीज खुल गई हैं। लेकिन ये बड़ी ज्यादती है, मेरे ख्याल बड़ी ज्यादती है। राजपर साहब, इन हालात में मुझे तो मैं तो सैल्यूट करता हूं कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो इन हालात में पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए तो तमगा इम्तियाज, तमगा शुजात, ये तमाम होने चाहिए।
नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि काफ़ी लोगों ने कारोबार बंद कर दिए हैं। हाँ। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, और कम से कम मैं तकरीबन 30 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, इतने बुरा हाल मैंने कभी भी नहीं देखा है। और वाकई में लोग अपने फैमिलीज़ को भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, और जल्द से जल्द जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं वो हमें कर लेने चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। इस मुल्क का जो आम शहरी है वो मेहनत कश भी है, ऑनेस्ट भी है, होशियार भी है। सिर्फ हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, और ख़ास तौर पे हमारे यूथ को। तो ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह, बट वी हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक, अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे कि इस मुल्क में हमारी सियासी अशराफिया जो है वो मुआशी हालात को यहाँ तक पहुँचाने की कितनी जिम्मेदार है? देखिए, मैं समझता हूँ विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स और विदाउट ब्लेमिंग एनी फर्दर एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत सारी सियासी जमातें, मैं सब बहुत बड़ी इन पे जिम्मेदारी बनती है, और ये जिम्मेदार है क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। इनको शायद ग्राउंड का एहसास ही नहीं है। और जो अभी आपने बात की, जो बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे ये शिपिंग कंपनी से ताल्लुक हो, किसी सेक्टर से ताल्लुक रखता हो, वो एक्चुअली जहाद कर रहे हैं। इतना बड़ा जहाद है आज पाकिस्तान में बिजनेस करना, चलाना, उसको कामयाब करना, बहुत बड़ा सेक्टर। मेरे ख्याल है बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे। उसके ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बनती है। वो कभी भी आप आज देखें नेशनल असेंबली के अगर या सेनेट में देखें, अगर 500-700 सीटें हैं तो मुश्किल से मेरे ख्याल है 1% भी बिजनेस सेक्टर के लोग वहाँ पे नहीं है। जब उनका मार्क ग्राउंड रियलिटी वो समझते ही नहीं है। वो अभी लास्ट वीक ये आए थे सारे जो स्टैंडिंग कमेटी के कोई 10 MNAs, वो बहुत परेशान हुए, बहुत हैरान थे जब उन्होंने हमारी बातें सुनी। वो कहते हैं हमें तो ये इल्म नहीं था, इतना आप मुश्किल से काम करते हैं। वो एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमारा दिल है, हम आपको सैल्यूट करें कि आप इन हालात में काम करते हैं। हमारे साथ स्टेट बैंक भी गए, वो कराची चैम्बर भी आए, फेडरेशन भी गए। तो जब उन्होंने ये चीजें सुनी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि आप ऐसे कैसे बिजनेस कर लेते हैं इन हालात के अंदर, जहाँ आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जहाँ आपको FBR के नोटिस आती हैं, जहाँ आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, जहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ आपके मुल्क का परसेप्शन अच्छा नहीं है, जहाँ आपको डॉलर नहीं मिलते, जहाँ बैंक आपकी LC नहीं खुलते, जहाँ आपके पोर्ट के माल पड़े पड़े सड़ जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स पड़ी हुई हैं, कई सामान पड़े हैं जो अक्टूबर-नवंबर से पड़े हुए हैं, और लोग बेचारे परेशान हैं। वो शॉर्ट शेल्फ लाइफ, जब तक माल क्लियर होगा बेचारे डैमेज देंगे, माल लाएंगे, शिपिंग फ्रेट देंगे, बैंक में डॉलर देंगे, वो कैसे अपना माल कहाँ बेचेंगे? किसी को कोई कंसर्न नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के बिजनेस के साथ, और लोग बहुत परेशान हैं। और जो राजपन ने बात की, जो नई जनरेशन है वो यहाँ नहीं रुकना चाहती, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुल्क में एंटरप्रेन्योर, बहुत मुश्किल से दुनिया में एंटरप्रेन्योर मिलते हैं, ये बनते हैं। वो एंटरप्रेन्योर यहाँ जो थोड़े बहुत थे वो बाहर जा रहे हैं। अब मैं आने वाले दिनों में, आने वाले हालात में, मुझे नहीं कहना चाहिए बेमुँह में खाक, लेकिन मैं आने वाले दिनों में हालात अच्छे नहीं देख रहा। हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट को सीरियस होके बैठना पड़ेगा, डिसीजन लें। तमाम सियासी जमातों को। अली खिज़र, इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसकी कितनी ज़रूरत है? तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात जो है उनको, सियासी इख्तलाफात को साइड में रख के ज़रा इस चीज़ के ऊपर तो आए कम अज़ कम। मुझे बताइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी से क्या मतलब है? इस वक्त आपने IMF पे जाना है, उसके लिए जो स्टेप्स लाइए, उसके लिए कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर सभा पार्टीज को आए ताकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? ऐसी कोई चीज नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए कि आप अपनी 18th अमेंडमेंट 7th NFC को रिविजिट करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए कि आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए कि इस मुल्क के 4 से 36 सूबे बने। चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए कि आप एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करें। बाकी जो ये स्टेप्स करने हैं, इसके लिए किसी चार्टर की जरूरत नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत को करने हैं। अब वो उसका चार्टर से मतलब ये है कि अपोजिशन उस पर तनकीद ना करे, तो भाई वो तो अब इस तरह की सूरत हाल अब मुश्किल है। वो अपोजिशन क्यों नहीं तनकीद करेगी? इसलिए जल्दी से स्टेप लें या हुकूमत कोई नए इलेक्शन कराए ताकि जो फ्रेश मैंडेट है 5 साल में उसको ये फिक्र नहीं ना हो। तो ये जो आपने जो बातें की, जो बेंचमार्क्स कुछ आपने कह ली, अपनी तनकीद को छुपाने के लिए चार्टर को चार्टर नहीं कहते।
बिल्कुल राइटली सेट। मैं कह रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट के ऊपर रिविजिट करना और नजरसानी करना तो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा जैसे पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। फिर 36 सूबों की आपने बात की, आप यकीनन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो भी इस वक्त बड़ा सियासी अमल होगा। फिर साथ ही साथ आप एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, इसमें भी बड़ी सियासी चीजें निकलेंगी। तो मसला तो फिर वहीं पर आके अटकता है ना, हमारे सियासी अशराफिया के ऊपर, जो सियासी जमातें उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जी बिल्कुल, ये चाहिए। और दूसरा ये कि टैक्सेशन लगाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए चार्टर जो चाहिए, उसके लिए जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत है, अदलिया है, उसको एक पेज पे आने की जरूरत है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो उधर चाहिए जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहिए, वो तो जरूरत नहीं है। पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, कोर्ट्स की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, एफपीआर की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, उसमें चार्टर किस चीज का चाहिए भाई? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अंजुम निसार साहब, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से बात हुई है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और जो इदारों की बात की है, वो आगे लेकर इन चीज़ों को चलें। फिर अक्रॉस द बोर्ड जो टैक्सेशन का अमल है पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेशन के अंदर नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर। और जाहिर है कि इस वक्त ट्रेडर्स जो हैं पाकिस्तान में, वो POS सिस्टम जो है वो उन्होंने नहीं लगाने दिया हुकूमत को। तो ये भी तो होली काउज है ना पाकिस्तान में, इनको भी तो देखना है। इनको सही करेंगे तो मुल्क सही होगा ना। अंजुम निसार साहब। जी 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 इमरान भाई, वो मैं थोड़ा आपका पार्ट मिस किया, शायद क्लियर नहीं आता मोबाइल पे, मैं चूंकि बाहर हूँ। लेकिन एनीवेज, जो आपने ये बात की अभी, तो जो ये आपने होली कॉज की बात की, और आपने ये असल चीज जो मैं कॉज शायद हमने शायद अपने डिस्कशन में मिस कर दिया। ये जो मैंने कहा था कि जो मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जब आपके डॉलर मजीद सी वैल्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तानी रुपये को, जो सूद की हालत है, जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं, आज आपने शायद देखा होगा और आपको ज्यादा हमसे इल्म होगा कि इस वक्त तकरीबन कोई 5000 बिलियन रुपीज खाली हम सूद, प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं, सूद की मद में देंगे। यानी कि सूद के अंदर 50, जो आप 100 रुपए कमाएंगे उसमें से 60 रुपए आप खाली सूद की मद में दे रहे हैं, और ये बढ़ता चला जा रहा है। और इस पर कोई, हम हर साल रोल ओवर कर देते हैं। अब हर साल जब रोल ओवर करते जाएंगे, अगले 6 महीने, अगले साल 2 सालों में, ये आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ के कोई 100 रुपए कमाएंगे तो 70 रुपए आपको वहां देने होंगे, और कोई इस चीज से नहीं सोच रहा। आप रोल ओवर आपने कर लिया, आपने मजीद लोन ले लिया, और वो लोन जो आप लेते हैं 2, 4, 5 बिलियन डॉलर, वो कहीं यूटिलाइज नहीं होगा। आप शहर की हालत देखें, कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, तो 54% खाली एक्सपोर्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ऐसे लगता है शायद कि ये कोई तबाही का शिकार हुआ है, कि कोई मौजूदा शायद जंग हुई है ऐसा। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ वाकई याद करने, और गवर्नमेंट को ये मुझे समझ, यानी कि जब आप रोज मेरा ख्याल डेली प्रोग्राम करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, और ये बातें करती हैं, मुस्लिम लोगों को बुलाते हैं, और ये बातें एक आम आदमी को समझ आ जाती है, जो आपके लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को जो इतनी बड़े मुल्क को चला रहा है, उनको क्या ये समझ नहीं है कि ये ताजे परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, इंडस्ट्री वाले परेशान है? तो इसके अंदर कौन सी कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो डिसीजन लेना बड़ा मसला हो है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद राजपुर साहब, अली खिजर असलम और अंजुम निसार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और जिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवाज़ की जा रही है, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो हालात इससे खुदा न खास्ता और ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। हमें होश के नाखून लेना होंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।